जिस तरीके से इजराइल के साथ इस बार हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और आपको बता दें, अब इजराइल के साथ कई देश आ रहे हैं। जानेंगे कौन कौन से देश इजराइल के साथ आ रहे हैं, तो वहीं आगे का क्या क्या एक्शन चल रहा है। पीएम मोदी ने भी इस हमले के बारे में क्या बोला है, और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस ने यूरेनियम भरे जहाज बांग्लादेश क्यों भेजा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, जिस तरीके से हमला हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और ये हमला आसमान, जमीन और पानी तीनों क्षेत्रों से हो रहा है। घुसपैठ लगातार बढ़ रहे हैं। दर्जनों हमास से जुड़े लड़ाके इजराइल के भीतर घुस गए हैं, और इजरायली इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि हमास के हमले में अब तक कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। बड़ी संख्या में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और कहा जा रहा है कि इजराइल पर कम से कम 5000 रॉकेट दागे गए हैं। अधिकतर रॉकेट को इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ इजरायली आबादी वाले इलाकों में आकर गिरे हैं। और हमास ने गाजा पट्टी से सटी पूरी इजरायली सीमा पर एक साथ हमला बोला है। ये हमला इतना तेज था कि इजरायली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को संभलने का मौका नहीं मिला। फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में कई इजरायली खुफिया एजेंसियां ऑपरेट करती हैं। इनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर, सीन बेट और कुछ मामलों में मोसाद शामिल होती। मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। इसने पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा है। इतना नहीं, जो काम अमेरिका तक नहीं कर सका उसे मोसाद ने अंजाम दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मोसाद को आखिर हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग का भनक क्यों नहीं लगी। इजरायली सेना की तुलना में हमास एक कमजोर और असंगठित संगठन है, जिसके मोसाद के लिए अंदरूनी खबरें निकालना आसान होता है। हमास गाजा पट्टी में सक्रिय सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसका सिर्फ एक दुश्मन है और वो है इजराइल। हमास को पैसा मुख्य रूप से इस्लामी देशों से मिलता है। इससे बड़ा दानदाता कतर है। इसके अलावा हमास फिलिस्तीन के विकास के लिए मिले पैसों का भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। हमास को ये पैसा सऊदी अरब, ईरान और दूसरे अरब देशों से मिलता है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इजराइल में हमास आतंकियों का उत्पात जारी है, और जवाब में इजरायली सेना ने भी गाजा पे हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की बचाव सेना का कहना है कि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसी बीच इजराइल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गेविर ने शनिवार को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी है। इजराइल के सभी शहरों में इमरजेंसी लागू हो गई है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई इलाकों में सड़कें और समुद्र तट पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी संगठन हमास के हमलों के बाद जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने दावा किया है कि उन्होंने 35 से अधिक इजरायली सैनिकों को हिरासत में ले लिया है, जबकि गाजा पट्टी के आसपास के 7 क्षेत्रों में झड़पें जारी हैं। और इसी बीच ईरान और कतर ने हमास के प्रति अपना समर्थन जताया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल ही जिम्मेदार है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार ने इजराइल पर फिलिस्तीनी हमले का समर्थन किया है। ISNA समाचार एजेंसी ने रहीम सफवी के हवाले से लिखा है कि हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को बधाई देते हैं। उन्होंने फिलिस्तीन और यरूशलेम की आजादी तक हम फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़े रहेंगे। हमास ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा है कि यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। सेना हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। वहीं इजराइल की तरफ जहां फ्रांस का संदेशा आया है,
तो वहीं जर्मनी का भी संदेशा आया है। इजराइल पर आतंकी हमले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफसोस जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। आपको बता दें, इससे पहले यूरोपीय यूनियन की कई नेताओं ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। भारत की तरफ से इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, साथ में नंबर और ईमेल दिए गए हैं। तो वहीं इजराइल के मेजर जनरल घासन इलियन ने कहा है कि हमास ने हमले के साथ ही अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लिए हैं। हमास ने जो फैसला किया है वो उसकी कीमत चुकाएगा। वहीं सेना ने एक बयान में कहा है कि आईडीएफ युद्ध की घोषणा करता है। कई यूरोपीय नेताओं ने इजराइल पर हमास के बड़े हमले की कड़ी निंदा की। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबोक का कहना है कि हमास हिंसा में योगदान देता है। उन्होंने कहा, हमारी संवेदनाएं इजराइल के साथ है। उसे आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार है। फ्रांस ने कहा कि वो भी इजराइल के साथ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें, अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो समय पर पता चलेगा, पर हाँ, इस वक्त इजराइल एक बड़ी मुश्किल में जरूर दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में भी पहुंच रहे हैं जहाज, और ये जहाज है रूस के। दरअसल इस वक्त अमेरिका और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सही नहीं बताए जा रहे हैं। एक समय था जब बांग्लादेश और अमेरिका के बीच रिश्ते सही हुआ करते थे और माना जाता था कि बांग्लादेश की सरकार और अमेरिका बहुत अच्छे संबंधों के साथ चल रहे हैं। पर आजकल ये देखा जा रहा है कि बाइडेन पता नहीं किस नीति पर चल रहे हैं। हाल फिलहाल में बांग्लादेश को कई ऐसी चेतावनियां दी गई, जैसे कि चुनाव साफ सुथरा कराओ, चुनाव में अगर किसी तरह की धांधली देखने को मिली तो हम उन्हें वीजा नहीं देंगे। बहुत सारे प्रतिबंधों की बात भी कही गई। हालांकि सुनने में ये सारी चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं एक कूटनीतिक दाव है बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने का, और असल में अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हट जाए। अमेरिका के साथ जो पंगे चल रहे हैं, इसके बीच में रूस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश। आपको बता दें, बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में कपड़ा भी बहुत सारा एक्सपोर्ट किया है रूस को। इसके साथ ये देखने को मिल रहा है कि रूपपुर संयंत्र के लिए पहली बार रूस की तरफ से आखिरकार यूरेनियम पहुंच गया है बांग्लादेश, और अब बांग्लादेश 33वां देश बन चुका है यूरेनियम के द्वारा थर्मल पावर प्लांट चलाने वाला, यानी न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट चलाने वाला। ये यूरेनियम सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के लिए दिया गया है। रूस इस थर्मल पावर प्लांट में 90% अपना पैसा लगा रहा है। 10 साल का बांग्लादेश को वक्त दे रहा है। इस 10 साल के अंदर में बांग्लादेश इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से फिर पैसे वापस करेगा रूस को। हालांकि रूस कहीं न कहीं बांग्लादेश के साथ अपने संपर्कों को और मजबूत बना रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में अभी बहुत कुछ खबर आना बाकी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।